तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश देवड़ा और आप देख रहे हैं कंसेप्शन यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक विच इज फ्रॉम पॉलिटी। हम पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पॉलिटी के अंदर, जिसका नाम है राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा जो है वो आपको काफी जगह पर आपको देखने को मिलेगा ये टॉपिक, क्योंकि पॉलिटी के अंदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। एज वेल एज आपको पता होगा काफी सारे स्टेट जो मतलब बोर्ड्स हैं, जैसे आरबीएससी है, सीबीएसई है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर भी इन्हें ये एसएसटी वाला जो पोर्शन है सोशल साइंस वाला, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप आरबीएससी बोर्ड से क्लास 10 से मतलब बिलोंग करते हो और अगर आपका एग्जाम आने वाले टाइम पर है, तो आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो अपने 6th चैप्टर यूनियन गवर्नमेंट के लिए। 6th चैप्टर है आपका यूनियन गवर्नमेंट। इसके लिए आप इस लेक्चर को रेफर कर सकते हो, जहां पर अपन राज्यसभा को भी डील करेंगे। ठीक है। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर बात करने वाले हैं, तो हिंदी वाले भी मतलब प्लीज सुनते रहें और इंग्लिश वाले भी सुनते रहें, साथ साथ नोट्स बनाते रहें। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रुकिए, आप पहले लेक्चर देखिए। अगर आपको कुछ समझ में आता है, कुछ अच्छा लगता है, तो लेक्चर को सब्सक्राइब करें ऑनेस्टली, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए, तो राज्यसभा को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ, है ना। आपने सुना होगा गवर्नमेंट यानी कि सरकार, है ना। ये क्या होता है? एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल जो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री को क्या करे, लीड करे या फिर उसे चलाए, गवर्न करे, लॉ मेकिंग का काम सारा जो होता है वो एक गवर्नमेंट का होता है, ये आपको पता होगा। और जो गवर्नमेंट है उसके बेसिकली आपको पता होगा तीन बेसिक पार्ट है ना, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और आपको एक और पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं अपना जो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी वाला आपको तो पता होगा, लेजिस्लेटिव मतलब आपको पता है विधान, है ना, विधान वाला एरिया। और ये एग्जीक्यूटिव जो मतलब जैसे प्रेसिडेंट हो गया रे और हो गया रे, इन सब की मैं बात करूँ। जुडिशरी मतलब एक तरीके से अपने कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूँ जुडिशरी, सॉरी, लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेटिव के बेसिक दो पार्ट आगे और देखने को मिलते हैं, यूनियन लेजिस्लेटर, है ना, यूनियन मतलब एक सेंट्रल लेवल पर, और एक स्टेट लेजिस्लेटिव, है ना। ये दो तरह के मतलब एक स्टेट के ऊपर, एक राज्य के ऊपर, राज्य का विधानसभा क्या होती है, राज्य का विधान क्या है, कैसे वो डील करेंगे उसके ऊपर। और दूसरी बात है अपनी यहाँ पर स्टेट लेवल, सॉरी, मतलब पूरा कंट्री लेवल पर, पूरे एक सेंट्रल लेवल पर क्या होगा। ठीक है ना। तो अपने अपने मैं बात करने वाला हूँ अपने जो सेंट्रल लेवल पर है उसके लेजिस्लेटिव की बात करने वाला हूँ, जिसके दो पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है अपनी जो, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक तरीके से अपना जो है गवर्नमेंट, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट के बेसिक तीन पोर्शन है, तीन पार्ट में पूरी जो तीन ऑर्गन है, एक तरीके से मैं ये कहूंगा ऑर्गन है, अंग है तीन पार्लियामेंट के, संसद जिसको आप हिंदी में कहते हो। संसद के तीन अंग है। पहला जिसके अंदर आपको दिखेगा लोकसभा, है ना, दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा, और लास्ट वन है प्रेसिडेंट, है ना, जिसको आप राष्ट्रपति कहते हो, इसको राज्यसभा कहते हो, और ये लोकसभा, आपको सबको पता होगा, है ना। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं बाई कैमरल, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव हाउस, मतलब द्विसदनीय, मतलब दो है ना, द्विसदनीय, एक तरीके से दो, एक तरीके से हाउस है। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉ फॉर्मेशन होता है, ये मैं आपको बता दूं। ये जो बाइकैमरल हाउस है, इसका प्रेसिडेंट कभी भी पार्ट नहीं होता है। प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ, प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों का ही पार्ट नहीं होता है। यहाँ मैं आपको यही बता रहा हूँ, दोनों का ही पार्ट नहीं होता, प्रेसिडेंट भी नहीं, है ना, और प्लस आपका जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं वो भी इसका पार्ट नहीं होते हैं। अपन राज्यसभा के अंदर देखेंगे इनके जो ऑफिशियल एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं जो, है ना, वो अपने जो है वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, यहाँ के चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो अपन बात अलग है। लेकिन ये इसके मेंबर नहीं होते हैं, ये अपन भी बात करेंगे आगे, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई इसका पार्ट नहीं होता है, बट
यहाँ पर एक नियम है, एटलीस्ट साल में, एक साल के अंदर 2 बार, एटलीस्ट 2 टाइम्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंट को मिलना जरूरी है। मिलना जरूरी है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। एक बार जरूर आते हैं मिलने के लिए, एक साल में 2 बार, मतलब 6 महीने में एक विजिट जो प्रेसिडेंट की है वो जरूरी होती है। ये बात मैं आपको बता दूं, लेकिन इसका पार्ट नहीं होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा बेसिक मैंने जो आपको समझाया कि भाई क्या है क्या नहीं है, गवर्नमेंट की बॉडी कैसे काम करती है, मैंने आपको समझाया। चलिए अब अपन आपके बारे में यहाँ से राज्यसभा के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा क्या नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राज्यसभा के पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, बहुत सारे नाम है। पहला है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट, एक इसे कहते हैं अपर हाउस, एक इसे कहते हैं एल्डर हाउस। हिंदी वाले डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा। एक इसको कहते हैं एल्डर हाउस, एक इसे कहते हैं परमानेंट हाउस। ठीक है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है, इसको मैं आपको बता दूं कि काउंसिल ऑफ स्टेट एक तरीके से ऐसे कहा जाता है इसको, एक तरीके से ये क्या है, काउंसिल है। स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ पर स्टेट मतलब राज्य नहीं है, स्टेट मतलब यहाँ पर पूरे इंडिया की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है। ठीक है ना। दूसरा है अपर, मतलब एक तरीके से ऊपर, ऊपरी सदन जिसको आप कहते हो, मतलब बड़ा। 2 सभा ये जो है ना सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा, इसके अंदर एल्डर हाउस मतलब बड़ा जो है वो कौन है, अपना एक तरीके से राज्यसभा है। क्यों है ऊपर वाला जो आप कहते हो। एल्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एज जो है 30 ईयर्स होती है क्वालिफिकेशन के लिए, जबकि लोकसभा के अंदर 25 ईयर्स होती है, आपको पता होगा, है ना। तो ये इससे बड़े वाले लोग यहाँ पर बैठते हैं, तो इतना ही समझ लो कि 30 साल वाले हैं, इसलिए चलो ठीक है। और परमानेंट इसलिए स्थायी सदन कहते हैं इसको, स्थायी मतलब परमानेंट होता है। परमानेंट क्यों, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। आपको पता होगा लोकसभा जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है ना। लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन हमारी जो है राज्यसभा, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। अब इसका कारण क्या है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ में, धीरे धीरे आप चल रहा है जैसे जैसे लेक्चर। नाम आपको समझ में आ गया, अगर आपको नोट करने हैं तो प्लीज आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। वैसे ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये क्वालिफिकेशन क्या सब में लगभग कॉमन देती है, बस एज वाला एक डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम रहती है। तो राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। क्वालिफिकेशन, पहली बात तो यही है कि पर्सन क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। इंडियन के साथ साथ में उसकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और उस एरिया का वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। नेम शुड बी इन, नेम इन वोटिंग लिस्ट ऑफ दैट एरिया। उस एरिया का जो है जहां से वो है मेंबर, उस एरिया की वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ पर्सन है, ये मान लीजिए कोई अपना इंडिया है, ये यहाँ से कोई एक मेंबर है, इस एरिया से राज्यसभा के अंदर मेंबर है, तो यहाँ की जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर इस पर्सन का नाम होना जरूरी है। ये होती है कंडीशन, किसके लिए, राज्यसभा की है। लोकसभा के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकसभा के लिए आप पूरे इंडिया में से कहीं से भी आप अपनी वोटिंग लिस्ट में आपका नाम हो तो आप लोकसभा के सदस्य यानी कि मेंबर बन सकते हो। इस बात का ध्यान रखें। तो अपनी लोकसभा है जिसके अंदर कितने मेंबर है, 500 से ज्यादा मेंबर है, कितने मेंबर है अपन आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो और एक इसके अंदर क्या है, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट मतलब एक तरीके से आप जो, अगर मैं विजय माल्या की बात करूं तो विजय माल्या जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के ही मेंबर नहीं बन सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो बैंकरप्ट है ना। तो अगर मैं आगे बात करूं तो एक इनके जो अपना जो माइंड है वो सेट रहना चाहिए, ब्लूड माइंड नहीं होना चाहिए, एक तरीके से मैं कहूं, है ना। ब्लूड माइंड इन द सेंस आप अनसाउंड माइंड जिसको आप कहोगे, है ना, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, आपका जो माइंड है वो स्टेबल होना चाहिए, आप पागल नहीं होना चाहिए, मेंटल नहीं होना चाहिए, तो आप जो है राज्यसभा की मेंबर बन सकते हो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन देख लेते हैं कि भाई सीट्स का क्या सेटलमेंट है, कैसे सीट्स जो है वो डिवाइड रहती है, कितनी सीट्स होती है, तो सबके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सीट्स इन राज्यसभा, सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है बेसिकली, राज्यसभा के अंदर 2 तरीके से अगर मैं कहूं, कंप्लीटली वैसे 250 सीट्स होती है राज्यसभा के अंदर टोटल होती है जो, और प्रेजेंट में कितनी है वो यहां पर बोल रहा हूं मैं, प्रेजेंट में 245। समझ आया मैंने क्या कहा, 250 सीट होती है एक्चुअली। अभी कितने फिल है,
245 सीट अभी के लिए फिल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 233 एंड 12। 12 आर मनोनीत, इसको हिंदी में कहोगे आप एक तरीके से नॉमिनेटेड बाय किसके, प्रेसिडेंट के, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, इन्हें मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ये पर्सन होते हैं। और ये जो है ये कौन सेलेक्ट करता है, सेलेक्टेड और चूजन बाय एमएलए। एमएलए जो होते हैं है ना, उनके द्वारा ये क्या करते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं ये पर्सन। ये भी आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइडेड है, 229 एंड 4। यहाँ पर ये जो है ये आते हैं स्टेट से, मतलब राज्यों से आते हैं, और ये जो है वो यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, जिसके अंदर ये चार जो हैं उनमें से तीन जो है वो दिल्ली के हैं और एक जो है वो पुडुचेरी से आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना डिटेल के अंदर तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं देखने के लिए, मैं आपको समझा रहा हूं तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। एक्चुअली सीट कितनी है, 250 सीट है। प्रेजेंट के अंदर 245 है, जिसमें से 233 जो है वो एमएलए सेलेक्ट करते हैं, 12 जो है वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये आगे जाकर 229 तो स्टेट से आ रहे हैं और 4 जो है वो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं, 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से आ रहे हैं। तो आप ये चार्ट प्लीज बना लें। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सीट का क्या सीन है। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई ये सिलेक्शन जो है ये एमएलए कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो सिलेक्शन है ना अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष कह सकते हो, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या है, मतलब हम सेलेक्ट नहीं कर रहे। आपको पता होगा लोकसभा के लिए हम वोट करते हैं, है ना, आपने पंचायत के लिए आपने वोट किया होगा, आपने अपनी स्टेट काउंसिल के लिए अपना जो है विधानसभा के लिए वो आपने उसके लिए वोट किया होगा। आपने इस बात का गौर किया कि आप उसके लिए वोट करते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपने जो जिन लोगों को चुन लिया है ना, अब वो लोग क्या करेंगे, आगे वोटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा नेशन है, पूरा इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपन ने वोट कर दिया, जो लोकसभा के अंदर मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसीडर, है ना, ये लोकसभा के अंदर मेंबर है। अब ये सारे पर्सन वोट करेंगे राज्यसभा के लिए, बस अपने चुने हुए पर्सन। मतलब ये जो सिलेक्टेड पर्सन है, जो वोटेड पर्सन है, ये आगे फिर से वोटिंग करते हैं राज्यसभा के लिए। मतलब हमारा इसमें कोई सीन नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इलेक्शन के बारे में, ये आपने अगर नोट कर लिया तो कोई मतलब नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया तो प्लीज एक बार मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, वैसे तो अगर नहीं लिया तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं और स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, ठीक है, अगर आपने नहीं नोट किया है तो इलेक्शन जो है मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बताता हूँ। चुनाव वो दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट इलेक्शन जिसके अंदर अपन जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो गया रे, जहां पर हम वोट कर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो गया रे, हम वोट कर रहे हैं। जिसके अलावा जो अपनी स्टेट असेंबली है उसके बारे में, विधानसभा जिसको आप कहते हो, विधानसभा के ऊपर हमारे इलेक्शन हो गए, पंचायत हो गए उसमें सिलेक्शन हो गए। तो ये सब तो हम यानी कि हम वी आर वोटिंग, हम वोट कर रहे हैं। बट इसके अलावा जितने भी सिलेक्शन होते हैं, जितने भी इन चार के अलावा जितने भी सिलेक्शन होते हैं सारे इनडायरेक्ट होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के लिए हो चाहे और किसी और चीज के लिए हो। तो ये सारे सिलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए, तो आपको ये बात पता चल गई कि सिलेक्शन जो है इधर वाला जो एमएलए वाला सिलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है। अब ये भी तो पता रहना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो 245 मैंने बताया, जिसके अंदर 233 बोला। अब ये 12 मेंबर जो कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे करते होंगे, तो यहाँ पर 4 अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं। पहला है लिटरेचर, ठीक है ना, पहला है लिटरेचर, दूसरा है आर्ट्स, तीसरा क्या है अपना साइंस, और चौथा है सोशल साइंस, सॉरी, है ना, सोशल साइंस। तो ये 4 पार्ट है जिसको आप याद कर सकते हो क्लास नाम के वर्ड से, जिसके अंदर सी साइलेंट है प्लीज। ये जो 4 पोर्शन बचे हैं, 4 एरिया वहां से सेलेक्ट किया जाता है, लिटरेचर से,
मतलब जो अपना लिटरेचर है वहां से कोई पर्सन जो जिसने लिटरेचर के अंदर काफी अच्छा काम किया हो वो सेलेक्ट किया जाता है। आर्ट्स जैसे पेंटिंग हो गया है ना, उन सब के बारे में अगर मैं कहूँ तो वहां से साइंस के अंदर, साइंस की फील्ड में अगर किसी ने अच्छा काम किया तो वो हो गया। और लास्ट में सोशल साइंस जिसने सामाजिक मतलब एक तरीके से समाज के लिए मतलब अब आसपास की सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया हो, जो मतलब ग्रेट पर्सन हो, उसको यहाँ पर सोशल साइंस वाले कैटेगरी के अंदर लिया जाता है। अब कई लोग कहते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का कोई कोटा है क्या? स्पोर्ट्स का कोई कोटा है क्या यहाँ पर? स्पोर्ट्स का कोई कोटा नहीं है भाई, स्पोर्ट्स का कोई भी कोटा नहीं है, वो आर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। चाहे आप बैडमिंटन से हो, चाहे आप क्रिकेट से हो, चाहे वॉलीबॉल से हो, किसी से भी हो, तो आप आर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर से ही आपको काउंट किया जाता है। स्पोर्ट्स का कोई कोटा नहीं है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखें। तो सचिन तेंदुलकर जो सेलेक्ट हुए थे वो कौन से कोटा से थे? अपने जो आर्ट्स वाला जो कोटा है वहां से थे, स्पोर्ट्स का कोई कोटा नहीं होता है। इस बात का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था परमानेंट होती है ये, है ना। ये सभा कैसी होती है? परमानेंट सभा। एक तरीके से ये जो राज्यसभा है वो डिसॉल्व नहीं होती है, एक तरीके से परमानेंट हाउस कहा जाता है इसको, है ना। तो ऐसा क्यों कहा जाता है भाई, इसे परमानेंट क्यों कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया ये डिसॉल्व नहीं होती है, तो अगर इसे डिसॉल्व नहीं होगी तो फिर इसका कोई ना कोई टेन्योर तो होता होगा। यस, इस हैव द टेन्योर, मतलब कार्यकाल जिसको आप कहते हो, वो टेन्योर कितना है इसका? वो 6 साल का है। 6 साल का है टेन्योर। लेकिन अब 6 साल बाद क्या सारे बंदे एक साथ चेंज हो जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आफ्टर 2 years एवरी, है ना, एवरी 2 years, 2 साल के बाद में 1/3 यानी कि 33.33% लोग जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है रिटायर होगा तो ये चलेगा इसकी जगह दूसरा ही आएगा, नहीं। आप चाहो तो फिर से आपको ही सेलेक्ट कर कर आपको उसी सीट पर वापस से बिठाया जा सकता है। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए ये राज्यसभा है, इसके अंदर 245 मेंबर है, इसके जो 1/3 मेंबर है, 33% के आसपास के जो मेंबर है, मान लीजिए उनको क्या कर दिया गया है, एक तरीके से हटा दिया गया है ना। अगर हटा दिया गया है यहाँ से, अगर मैं इसमें 133 का 3 का डिवाइड लगाऊं, 3/24, है ना, तो लगभग, और 3 एकम 3, है ना, तो लगभग 82 मेंबर्स के आसपास की बात हो रही है। तो 82 मेंबर्स हर 2 साल के अंदर रिटायर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वापस नहीं आ सकते, ये वापस आ सकते हैं, है ना, अगर इन्हें वापस से चुन लिया जाए एमएलए के अकॉर्डिंग। एमएलए जो है वापस से अगर इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, वोट दे देंगे, तो यही वापस आ जाएंगे। समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कि इसका चेयरमैन और कौन होता है, एक तरीके से इसको हेड कौन होता है। जैसे अपने लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, जैसे ओम बिरला अभी हैं हमारे लोकसभा के, तो उस हिसाब से अपने जो यहाँ पर चेयरमैन कौन होते हैं उसके बारे में अपन मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। चलिए, जैसा मान लीजिए ये अपनी राज्यसभा है, ये राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, है ना। यहाँ पर ये सीट जो है वो है चेयरपर्सन की, चेयर पर्सन। हमेशा याद रखें, ऑलवेज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया will be the ex officio chairman, ex officio chairman of, या चेयरपर्सन बोलो इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है हमेशा कौन रहेगा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, ही इज और ही विल नॉट द पार्ट ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के पार्ट नहीं होते हैं, ये बस एक तरीके से वहां पे एक तरीके से टीचर मान लीजिए ये, है ना। बाकी सब बच्चे 10th क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो वो 10th क्लास के बच्चे होंगे, टीचर थोड़ी 10th क्लास में पढ़ रहा है, बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से ये टीचर है वहां के, है ना। राज्यसभा के अंदर बस जो हेड रहते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। अभी के लिए अगर मैं बात करूं, अभी के लिए हमारे कौन है जो अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं? वही है जैसे कि जिनका नाम है वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू अभी के लिए जो चेयरपर्सन है हमारे राज्यसभा के। इतनी बात समझ में आई? अब क्योंकि यहाँ पर लोग जो है अब बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, और जो अदर पार्टीज है उनके भी होंगे, है ना, जो जहां जहां से जो जो मतलब मनोनीत होकर आए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक विनर पार्टी भी होगी। तो अभी विनर पार्टी की तरफ से जो लीडर है, एक तरीके से लीडर तो होगा ना कोई जो लीड कर रहा होगा पूरी पार्टी को, वो लीडर अभी कौन है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी लीडर कौन है। और जो फर्स्ट एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन यानी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, उसका नाम आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि यहाँ पर एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन बने थे, उनका नाम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरा, अभी करंट के जो विनिंग पार्टी के जो लीडर है
वो कौन है, उसका भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और तीसरी, अपोजिशन लीडर, एक अपोजिशन पार्टी का भी तो लीडर चाहिए ना, तो अपोजिशन पार्टी का भी एक लीडर होता है, ठीक है ना, उसका भी नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। लेकिन ये जो अपोजिशन लीडर है, जो सामने वाली पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस, अभी के लिए विनिंग पार्टी कौन है, बीजेपी है, तो सामने वाले कांग्रेस की तरफ से अगर कोई पर्सन है, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए इन्हें, 1/10 ऑफ राज्यसभा। ये 1/10 ऑफ राज्यसभा के अंदर वोटिंग होती है, जो जीतता है उसे ही क्या मिलती है, लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट मिलती है। वो कब मिलेगा, जब उसे 1/10 वोट ऑफ राज्यसभा मिलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको अभी तक क्या समझाया, ठीक है। तो 2-3 फैक्ट और है, मैं जरा आपको वो भी बता दूं राज्यसभा के बारे में। तो वो कंप्लीट होने के बाद में लगभग अपनी जो राज्यसभा वाला जो एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, इसका ये फॉर्म कब हुई थी, मेड कब थी, है ना, ये कब बनी थी, मैं आपको बता दूं 3 अप्रैल 1952 के अंदर इसका जो मतलब फॉर्मेशन हुआ था। 1952 लिखा रहेगा ध्यान से, 1950 के बाद में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लागू होने के बाद में 1952 की बात कर रहा हूं। और इसका पहला सेशन, फर्स्ट मीटिंग जिसको आप कहते हो, फर्स्ट मीटिंग जो है वो कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी 13 मई को, 13 मई 1952 को, ये इसकी पहली मीटिंग हुई थी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा वाला भी है, वो 17 मई को इसकी पहली बार फॉर्मेशन हुई थी लोकसभा की, और पहली मीटिंग सेम डेट यानी कि 13 मई 1952 को ही हुई थी। तो ये जो जितनी डिटेल्स हो सकती थी राज्यसभा से रिलेटेड मैंने आपको देने की कोशिश करी है। यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, एक एक लाइन से, एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। प्लस अगर आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो वहां पर भी क्या है, यहाँ से डायरेक्टली क्वालिफिकेशन पर या फिर फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, करंट कौन थे, ऐसे राज्यसभा के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, जो नॉलेज है वो अगर आपकी गेन हुई है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं, और अपना जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको जरूर जरूर प्रेस करें। और अगर किसी पर्सन को आपको लग रहा है कि नीड है, तो प्लीज उसके साथ शेयर जरूर करें। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।